प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं +1 ज्योग्राफी संबंधित, और इसके अंतर्गत हमारा जो लेसन था सेकंड, संरचना तथा भू आकृति विज्ञान, इस लेसन की हम बात कर रहे थे। और ये लेसन हमें भारत के संदर्भ में देखना था। तो भारत के संदर्भ में इस लेसन का अर्थ हम भौतिक प्रदेश से ले रहे हैं, और इन्हीं भौतिक प्रदेशों का वर्णन हमारी बुक के अंतर्गत भी है, तो हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो हमने सर्वप्रथम बात की थी उत्तर व उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, या हम कह सकते हैं हिमालय पर्वतमाला। उत्तर या उत्तर पूर्वी साइड से देखें तो क्या आता है, इस साइड की बात कर रहा है ये। तो इस विस्तार से फैली हुई जो पर्वत श्रेणी है उसकी दिशा को यहाँ बता दिया है, उत्तर पश्चिमी या उत्तरी पर्वतीय माला, या हम कह सकते हैं हिमालय पर्वतमाला। ये बात कर रहे थे हम। इसके संदर्भ में देखा था हमने दिशा, इसके बाद में इसकी लंबाई की बात की, इसकी चौड़ाई की बात की, इसके विस्तार की बात की, इसकी आकृति की बात करें, किस प्रकार से फैला हुआ है आकृति की दृष्टि से। तो देखिए, मैंने बताया था इसका विस्तार कुछ इस प्रकार से पाया जा रहा है। तो ये आकृति आपको कैसी लग रही है? या तो मैं कह सकता हूँ चापाकार आकृति में पर्वतीय क्षेत्र फैला हुआ है, या मैं कह सकता हूँ तलवार नुमा आकृति। इसकी आकृति के संदर्भ में दो चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। या तो हम कह सकते हैं तलवार नुमा आकृति में उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालयी पर्वतमाला या उत्तरी पश्चिमी हिमालय या उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय माला पाई जाती है, या चापाकार में पाई जाती है। फिर एक पॉइंट और देख रहे हैं हम, लंबाई की बात की हमने, लेंथ की 2500 किलोमीटर की, चौड़ाई की बात की हमने 160 से 400 किलोमीटर। लंबाई तथा चौड़ाई की बात कर ली, लेकिन ऊंचाई की जब भी बात करते हैं तो कोई एक क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। मैक्सिमम जो ऊंचाई वाले पर्वत पाए जाते हैं उस क्षेत्र की ऊंचाई 6100 मीटर पाई जाती है औसत रूप से, जैसे वृहत हिमालय की बात करते हैं। उसके बाद में ये धीरे धीरे क्या होती चली जाती हैं, लघु हिमालय की बात करते हैं, राउंड फिगर में 4500 मीटर उसकी ऊंचाई पाई जाती है। शिवालिक की बात करते हैं 4000 मीटर उसकी ऊंचाई पाई जाती है। इस ऊंचाई को हम इस प्रकार से न लेकर हम एक सीधा सा तात्पर्य लगाते हैं कि ये हिमालयी पर्वत हैं और यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, और यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है, ये क्षेत्र और आगे वाला क्षेत्र है। तो ये क्षेत्र हो गया इसका पश्चिमी, और ये क्षेत्र हो गया
पूर्वी। तो पूर्वी भाग में ऊंचाई कैसी मिलती हैं? अधिक मिलती हैं। और पश्चिमी भाग में ऊंचाई कैसी मिल रही हैं? कम मिल रही हैं। यहाँ आप देखोगे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं या पर्वत चोटियाँ हैं, तो यहाँ पर उनकी ऊंचाई अधिक है। तो ये भाग कौन सा हो गया? पूर्वी भाग हो गया, अधिक ऊंचाई वाला। और इस भाग में पर्वतीय क्षेत्रों की जो ऊंचाई है वो कम मिलती है, तो ये पूर्वी भाग हो गया। ये कुछ सामान्य जानकारी थी हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र के बारे में या उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र के बारे में। अब हम देख रहे हैं इससे आगे इसका वर्णन दिया गया है। तो वर्णन देखिए किस प्रकार से दिए गए हैं। पहले इस वर्णन से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। वो चीज़ें देखिए, हिमालय को हम जब भी पढ़ते हैं हम दो आधार से पढ़ते हैं। वो दोनों आधार देख लीजिए कौन कौन से हैं। एक आधार ये है, दूसरा अनुप्रस्थ प्रादेशिक। एक आधार ये, एक तो अनुदैर्ध्य, ठीक है, और दूसरा है अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य आधार जो है वो भौगोलिक आधार है, लेकिन अनुप्रस्थ जो आधार दे रखा है वो अनुप्रस्थ आधार आपका प्रादेशिक स्तर पर माना जाता है। अब देखिए दोनों में अंतर क्या होता है? अनुदैर्ध्य क्या होता है, अनुप्रस्थ क्या होता है? अनुदैर्ध्य के अंतर्गत किसी भी प्रकार की वस्तु को अगर हम इस समांतर क्रम में रखेंगे तो वो कैसा कहलाएगा? अनुदैर्ध्य, ठीक है। अगर हम उसी वस्तु को समकोण पर प्रदर्शित करेंगे या काटते हुए प्रदर्शित करेंगे इस प्रकार से, तो ये क्या कहलाता है? अनुप्रस्थ कहलाता है। हमें जो अध्ययन करना है वो अध्ययन करना है ये प्रादेशिक स्तर पर, या हम कह सकते हैं अनुप्रस्थ स्तर पर। ये दूसरी संरचना है, ये पहली संरचना है। इस पहली संरचना के अंतर्गत आप नाम देखोगे, मैं विभाजित कर देता हूं यहाँ पर। एक नंबर ये ऊपर का पार्ट हो गया, दूसरा ये 2 नंबर का पार्ट हो गया, तीसरा ये 3 नंबर का पार्ट हो गया, और ये 4 नंबर का पार्ट। इस प्रकार से मैंने अनुदैर्ध्य क्रम में कितने पार्ट किए? 4 पार्ट किए। पहला जो पार्ट कहलाता है अनुदैर्ध्य क्रम में वो कहलाता है ट्रांस हिमालय। दूसरा कहलाता है वृहद, या हम कह सकते हैं महान हिमालय। तीसरा हम कह सकते हैं इसको लघु या मध्य हिमालय। और चौथे का नाम आता है शिवालिक हिमालय। ये नाम जब भी आप देखोगे तो ये इस प्रकार से हम एक विभाजन करके इसका अध्ययन करते हैं। लेकिन हमें अध्ययन करना है, ये अध्ययन की दृष्टि से कोई कमी नहीं आएगी। ये नहीं होगा कि जो अध्ययन हम इसमें कर रहे हैं और इस वाला जो अध्ययन है ये हमारा छूट गया, ऐसी कोई बात नहीं है। हम क्या करेंगे, ये जो विभाजन है ये विभाजन इस प्रकार से किया गया है। अब देखिए इन्हीं चारों की संरचना इतने क्षेत्र में आ रही हैं, तो इस क्षेत्र की बात करेंगे। इन चारों हिमालयों में अलग अलग जो विशेषता मिलती हैं उसकी बात करेंगे। तो मैं देख रहा हूं कि इसमें कोई चीज़ नहीं छूटेगी हमारी। अब हम आगे बात करेंगे दूसरे पार्ट की, तो इस प्रकार से। तीसरे पार्ट की बात करेंगे
इस प्रकार से। चौथे पार्ट की बात करेंगे इस प्रकार से। तो ये सारे के सारे पार्ट हमने छोटे छोटे रूप में अध्ययन कर लिए हैं। एक तो अध्ययन की दृष्टि से ये देखा जाता है और दूसरा समांतर क्रम में देखा जाता है। हाँ, विशेषताएं जो हैं हिमालय की, वो सभी विशेषताओं पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो चलिए हम चर्चा कर रहे हैं इस वर्गीकरण में अनुप्रस्थ या जिसको बोलते हैं प्रादेशिक वर्गीकरण। मैंने सिर्फ ऊपरी पार्ट को, उत्तरी क्षेत्र को प्रदर्शित किया है क्योंकि हमें जो आवश्यकता है वो इसी क्षेत्र की है। नीचे के क्षेत्र की बात हम अगले एक भौतिक प्रदेश में करेंगे, प्रायद्वीपीय भूखंड। अनुप्रस्थ या प्रादेशिक विभाजन। किसका विभाजन? हिमालयी क्षेत्र का विभाजन, या हम कह सकते हैं उच्चावच की दृष्टि से या पर्वतीय श्रेणियों के एक रेखांकन से या भू आकृतियों के आधार पर हमारा एक वर्गीकरण दिया गया है। उस वर्गीकरण में कितने भाग दिए गए हैं, उन भागों की बात करेंगे हम। पहला भाग दे रखा है कश्मीर, या हम कह सकते हैं उत्तरी पश्चिमी हिमालय। ठीक है। दूसरा दे रखा है हिमाचल, या हम कह सकते हैं उत्तरांचल। उत्तरांचल की जगह वर्तमान में जो नाम है उत्तराखंड है। तीसरा जो दे रखा है दार्जिलिंग और सिक्किम। और सिक्किम का क्षेत्र। और चौथा जो पार्ट दे रखा है अरुणाचल हिमालय। सॉरी, हिमालय। और लास्ट एक पार्ट दे रखा है या पूर्वांचल की पहाड़ियां। देखिए, लास्ट वाले पार्ट को मैंने एक अलग जगह लिखा है। ये जो चार पार्ट हैं प्रादेशिक विभाजन में, हम इन्हीं चार पार्टों की बात करते हैं। जो पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, जो उत्तरी पूर्वी पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों की बात हम अलग से करते हैं। ठीक, लेकिन हमारी यहाँ क्या है, +1 है स्पेसिफिकेशन। पहली बार हमारे सामने ज्योग्राफी का आया है, इसलिए हमने उस एरिया को कंजेस्टिव कर दिया है, एक साथ में लिख दिया है। अगर आप विस्तृत अध्ययन बड़ी क्लासों में करोगे तो ये एक अलग पार्ट दिखाता है। चार जो मुख्य पार्ट हैं हम इनकी बात करेंगे, फिर इसकी बात करेंगे। ठीक है। और ये जो विभाजन दिया गया है, ये विभाजन किस आधार पर दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। ये जो विभाजन दिया गया है, ये नदियों के आधार पर दिया गया। ठीक है। किस आधार पर दिया गया है? नदियों के आधार पर दिया गया। अब किस प्रकार की नदी, कौन कौन सी नदियाँ? देखिए, हमारा एक चैप्टर है, 3 नंबर चैप्टर है, उसके अंतर्गत हम बात करेंगे नदियों से संबंधित। ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। फिर एक नदी आती है, ये नदी है सतलज, और इसके अंतर्गत
एक नदी और पाई जाती है इससे ऊपर, रावी। तो कई बार क्या होता है, सिंधु से रावी लिख दिया जाता है या सिंधु से सतलज लिख दिया जाता है। फिर उसके बाद में एक नदी और है, काली नदी। कौन सी नदी? काली नदी। फिर एक नदी और आती है, तीस्ता नदी। और फिर लास्ट में इस प्रकार से यहाँ से बहते हुए तिब्बती क्षेत्र से इस प्रकार से गंगा में मिलती हैं, कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। अब देखिए 4 पार्ट आपको नजर आ रहे हैं क्या? सिंधु से रावी कह सकते हो या सतलज कह सकते हो, एक तो ये पार्ट हो गया। फिर रावी से काली कह सकते हो या सतलज से काली। फिर काली से तीस्ता और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र। हमारे पास में कुल पार्ट 4 आ गए। और ये जो 4 पार्ट हैं, ये 4 पार्ट कौन से हैं? पहला पार्ट कश्मीर का, दूसरा हिमाचल हिमालय का, तीसरा दार्जिलिंग या सिक्किम का और चौथा अरुणाचल प्रदेश हिमालय का। हम इन्हीं की बात करेंगे आगे चलकर। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय के अंतर्गत कश्मीर हिमालय की बात करते हैं। इस हिमालय की बात करते हैं। देखिए कश्मीर हिमालय की जब भी बात की जाती है, इस क्षेत्र की बात करेंगे हम, ऊपरी क्षेत्र की बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ पर्वत चोटी और पर्वत श्रेणी या श्रृंखला। पर्वत चोटी और पर्वत श्रृंखला में क्या अंतर होता है, पर्वत श्रेणी में क्या अंतर होता है? अगर पर्वतीय क्षेत्र विस्तृत रूप से ऊंचाई में फैला हुआ है और ऊपर से नुकीला भाग है, तो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? पर्वत चोटी के रूप में या पर्वत के रूप में। अगर ये ही पर्वत चोटी एक श्रृंखला में पाई जाती है, एक कड़ी में पाई जाती है, इस प्रकार से ये बहुत सारे पर्वत हैं, एक ही श्रेणी में पाई जाती है कि श्रृंखला में पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं पर्वत श्रेणी या पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। ठीक है। अब हम कई बार बात करेंगे पर्वत श्रृंखलाओं की, पर्वत चोटियों की, तो आपको याद होना चाहिए कि पर्वत श्रृंखलाएं क्या है, पर्वत चोटियां क्या है। तो देखिए कश्मीर हिमालय में जो पर्वत श्रेणी पाई जाती हैं, वो पर्वत श्रेणी एक तो ये पाई जाती हैं, ये। अब देखिए ये जो पर्वत श्रेणी है, सबसे ऊपर की बात करेंगे, उसका नाम है काराकोरम पर्वत श्रेणी। दूसरी ये बात करेंगे, इसका नाम है लद्दाख पर्वत श्रेणी। तीसरी की बात करती हैं, ये है जास्कर पर्वत श्रेणी। अब ये थोड़ी सी बाहर है, यहाँ पर आप देखोगे ये जास्कर पर्वत श्रेणी है, ये थोड़ी सी बाहर है। और किस क्षेत्र में है? ये तिब्बती क्षेत्र में थोड़ी सी बाहर फैली हुई है। तो हम इसका समेकित अध्ययन करेंगे इसी हिमालय में, क्योंकि हमने पहले भी चर्चा की है कि किसी भी एक भौतिक प्रदेश को आप एक सीमाबद्ध नहीं कर सकते, एक राजनीतिक क्षेत्र में सीमाबद्ध नहीं कर सकते हो। तो ये इसलिए ये बाहर है, तो हम इसी का भी अध्ययन करेंगे। तो 3 जो प्रमुख श्रेणियां हैं वो कौन से हिमालय में? कश्मीर हिमालय में हमें दिखाई देती है। अब देखिए कश्मीर हिमालय का जो भाग है, काराकोरम पर्वत श्रेणी हो गई, और हमने बात की थी ये ट्रांस हिमालय और ये वरत हिमालय नीचे का क्षेत्र। ये वरत हिमालय का क्षेत्र है, ये और ये काराकोरम पर्वत श्रेणी। इसके मध्य का क्षेत्र क्या प्रदर्शित कर रखा है? मरुस्थल के रूप में। और किस प्रकार का मरुस्थल? ठंडा मरुस्थल। देखिए मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं, एक गर्म होता है जिसकी हम बात करेंगे थार का मरुस्थल, ये गर्म है, और ये ठंडा मरुस्थल। मरुस्थल किसे कहते हैं?
कि एक ऐसा भूभाग जो मनुष्य के अनुकूल नहीं है रहने के लिए या आवास के लिए और बंजर प्रतीत होता है, उसको हम मरुस्थल कहते हैं। ठीक है। और जो वरद हिमालय है, इस वरद हिमालय के अंतर्गत एक पर्वत श्रेणी है नीचे की ओर, पीर पंजाल। ये पीर पंजाल। अब देखिए वरद हिमालय ये हो गया। अब इसके नीचे की श्रेणी पीर पंजाल, ये कहाँ पर है? लघु हिमालय में है। मैं उसी विभाजन की बात कर रहा हूँ ताकि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाए। ये देखिए हमने वरद हिमालय की बात कर ली, लघु की बात कर ली, किस में बात कर ली? कश्मीर हिमालय में। तो ये पूरा का पूरा पार्ट हम देख रहे हैं, इसलिए हमारी कोई भी चीज़ इसमें नहीं छूटेगी। तो वरद हिमालय और पीर पंजाल जो श्रेणी है, इस श्रेणी के मध्य, इन दोनों क्षेत्रों के मध्य, यहाँ पर इन दोनों के मध्य क्या मिलती हैं? घाटी मिलती हैं। कौन सी घाटी? कश्मीर घाटी। और एक झील भी है जिसका नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा, डल झील। कौन सी झील? डल झील। ठीक है। कश्मीर घाटी और डल झील किसके मध्य हैं? वरद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य हैं। अब यहाँ पर कुछ हिमानी प्रदेश भी दिखाई देता है इस क्षेत्र में। जो कश्मीर हिमालय है, इस क्षेत्र में हिमानी क्षेत्र, हिमानी का मतलब क्या है? बर्फ़ की जो नदियाँ हैं, उस नदियों से निर्मित क्षेत्र भी हैं। तो हिमानी क्षेत्रों में बड़े बड़े हिमनद नज़र आते हैं। हिमनद क्या होते हैं? कि बर्फ़ की बहुत बड़ी विशाल राशि होती हैं, उस क्षेत्र को हम किस में बदल देते हैं? हिमनद में बदल देते हैं। अगर कोई बर्फ़ की नदी चल रही है तो वो कौन सी नदी हो गई? हिमानी हो गई। ठीक है। और बर्फ़ की बहुत बड़ी एक विशाल राशि होती है, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? हिमनद कहते हैं। तो इस क्षेत्र में ठंडा मरुस्थल है, क्या मिलेगी? रेत तो मिलेगी नहीं, क्या मिलेगी? बर्फ़ मिलेगी। तो बर्फ़ की बहुत बड़ी विशाल राशि किसी क्षेत्र में पाई जाती हैं, उन क्षेत्रों को हिमनद कहते हैं। तो प्रमुख हिमनद आपने कई बार नाम सुना होगा, सियाचिन 72 किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। सियाचिन सबसे बड़ा हिमनद है। फिर आपके सामने होगा बाल्टेरो 62 किलोमीटर। ये कुछ हिमनद हैं जिनका वर्णन आपके बुक में दे रखा है। इसके बाद में एक प्रसिद्ध क्षेत्र भी हैं कश्मीर हिमालय में, करेवा। ये करेवा क्या होता है? करेवा इन्हीं हिमानी या हिमानी नदियों से जो निक्षेप आते हैं, जो पदार्थ आते हैं साथ में, उन पदार्थों के जमाव से चिकनी मिट्टी जम जाती हैं, जिससे एक मोटी परत दिखाई देती है। और इस मोटी परत में एक खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? जाफरन की खेती की जाती हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? कश्मीरी क्षेत्र में करेवा कहते हैं। करेवा क्यों प्रसिद्ध हैं? क्योंकि यहाँ पर किसकी कृषि की जाती है? जाफरान की कृषि की जाती है। और करेवा क्या है? कि हिमानी क्षेत्रों में जो चिकनी मिट्टी होती हैं तथा उसके जो निक्षेप होती हैं, उन निक्षेपों के जमाव से एक मोटी परत बन जाती है, जो क्या कहलाती हैं? करेवा कहलाती हैं। तो ये कुछ विशेषताएं हैं। शेष जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं की बात हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।